तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में प्यारे बच्चों प्रत्येक दिन सुबह में 7 बजे क्लास चलता है, और इस 7 बजे वाले क्लास में हम लोग हर एक दिन हिंदी पढ़ते हैं। और हम लोग 5वां नंबर चैप्टर हिंदी पढ़ रहे थे, और 5वां नंबर चैप्टर में पूरा लेखक परिचय हम आपको पढ़ा दिए थे। पूरा ये जो स्टोरी है वो स्टोरी पढ़ा दिए थे प्यारे बच्चों। जो निबंध है ना, नागरी लिपि, वो पूरा नागरी लिपि निबंध हम आपको पढ़ा दिए थे। इसके अलावा पूरा प्रश्नोत्तर भी हम आपको पिछले क्लास में करवा दिए थे। और आज फाइनली बारी है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का। तो आज हम प्यारे बच्चों आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जितने भी सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे, और साथ ही पूरा क्वेश्चन बैंक वाला भी ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करवाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त है प्यारे बच्चों। आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके पास एक बार जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से। जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनके पास प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग क्लास के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और जो बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वे लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और जो नए बच्चे हैं, पहली बार टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, तो वैसे सभी बच्चों के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के भी हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जब भी क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए प्यारे बच्चों, सारे बच्चे मिल करके ना एक बार क्लास को शेयर करिए, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से भाई लाइक कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मेरे शेर, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, आज ही आप लोग एडमिशन ले लें, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार मत करिए, समझ गए ना। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप प्यारे बच्चों इंतजार मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को लाइव क्लास, वीडियो क्लास, अगर कोई चीज छूट जाए तो रिकॉर्डेड आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर भी है, जहां से जाकर के आप लोग पूरे पूरे हेल्प ले सकते हैं। कहीं किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग भाई हमारे साथ इस टॉपर बैच में जुड़ जाइए, और अपना पढ़ाई भी एकदम शुरू करिए, अपना नोट्स भी एकदम उसी तरीके से लीजिए, और स्टडी मटेरियल के साथ जुड़िए और उससे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए, कहते हैं प्यारे बच्चों कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। उस समय तक लड़ना है, उस अंतिम क्षण तक लड़ना है जहां तक कि हमारा किस्मत का दरवाजा ना खुल जाए। और किस्मत का दरवाजा तभी खुलता है जब आपका कर्म आपके साथ होता है, यानी कि कर्म आपका भरपूर हो तो ही खुलता है, ठीक है ना। समझ गए। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। आप लोग एक कविता सुने होंगे कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है ना। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। तो इसलिए कर्म ही सच्चाई है, कर्म के अलावा और कुछ सच्चाई है ही नहीं। समझ गए ना। कर्म के अलावा एक दूसरा सच्चाई है, वो है प्यारे बच्चों मौत। मौत एक सच्चाई है, दूसरा कर्म एक सच्चाई है। तो कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म तुम्हारा निष्फल नहीं होने वाला है, समझ गए ना। तो इसलिए कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल आपको अपने आप मिल जाएगा। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से ना सारे बच्चे जुड़ जाइए। अभी तक सारे बच्चे ना लाइक तक नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाइए ना फटाफट से, और तब जाकर के क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज प्यारे बच्चों मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा 5वां नंबर चैप्टर का, और आज आपका ये चैप्टर भी एकदम पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, और आंसर से एकदम कमेंट एकदम फास्ट जाना चाहिए, ताकि हमें लगे कि नहीं भाई आप एकदम मोटिवेट होकर के एकदम जोश के खरोश में एकदम
उत्तेजित होकर के आप दे रहे हैं जवाब, समझ गए ना। तो जल्दी जल्दी से, गुणाकर मूले ने मिडिल क्लास की पढ़ाई किस भाषा में की, बताइए। गुणाकर मूले ने मिडिल क्लास की पढ़ाई किस भाषा में की, तो फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों, जवाब क्या होगा। गुणाकर मूले ने मिडिल क्लास की पढ़ाई जो की, वो प्यारे बच्चों मराठी भाषा में। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन बहुत सारे बच्चों का सही हो रहा है। ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही हो रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ए नंबर ऑप्शन सही है ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन सर, ए नंबर होगा सर, ठीक है ना। नाइट वाला पीडीएफ नहीं गया है भाई, अभी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन होगा सर, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि मूले ने, यानी कि गुणाकर मूले ने अंग्रेजी वो हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। गुणाकर मूले ने हिंदी वो अंग्रेजी की पढ़ाई कहां पर की, जवाब क्या होगा। हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई वो किए थे वर्धा में, तो यहां पर प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन अगर बता रहे हैं तो आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से बताइए। यस सर, याद रहेगा, बिल्कुल रहना भी चाहिए, याद रहेगा तभी ना परीक्षा में लिख पाइएगा। याद नहीं रहेगा तो क्या होगा। टोटल 45 क्वेश्चन हम आपको ऐसे बताएंगे, जनरल क्वेश्चन, और उसके अलावा फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक में चलेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे कि चाहे नेपाली हो, चाहे नेपाली हो, या फिर नेवारी हो, या फिर हिंदी हो, या फिर मैथिली हो, या फिर भोजपुरी हो, ठीक है ना, ये सब भाषाएं जो है ना, ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। चलिए बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है ना। चलिए आगे बताइए। ये वाला अक्षर प्यारे बच्चों आपको बताए थे कि एक अक्षर है इस तरीके से, और इस अक्षर को ना हम लोग पढ़ते हैं क्या, क। और ये प्यारे बच्चों किस भाषा में पढ़ा जाता है, आप हमें ये बता दीजिए। किस भाषा में, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं क, तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर आप मराठी में चले जाइए तो इस तरीके से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। कितने बच्चे हैं जो बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, फटाफट से बताइए। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है। आपको हम कल बताए थे प्यारे बच्चों कि बांग्ला लिपि जो है ना, वो प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन जरूर है। ये लाइन आपको बताए थे ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। पांचवा का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर बता दीजिए। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। आपको हम बताए थे कि केरल के शासकों के सिक्कों पर एक शब्द लिखा गया है वीर केरलस्य, और ये वीर केरलस्य शब्द जो है ना, ये देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। तो नागरी लिपि, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 का ए नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बताइए। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए सही जवाब कौन सा होगा। और 7वां का जवाब होगा विजयनगर के राजाओं का, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विजयनगर के राजाओं का, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए टकसाल का संबंध है। 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, ये टकसाल का संबंध किससे है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से एक बार आप हमें बता दीजिए। टकसाल का संबंध किससे है। आप कहेंगे कि टकसाल तो सर एक सिक्का था, तो जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। कितना आसान आसान प्रश्न है, देखिए ना, यही होता है। अगर आप चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हुए हैं तो ना तो आप सब्जेक्टिव छोड़ सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्टिव छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर एक बार चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपके लिए सब्जेक्टिव भी आसान, ऑब्जेक्टिव भी आसान, बाकी तो सारे प्रश्न आसान भाई। तो एक बार ना सब्जेक्टिव पर पकड़ बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव तो एकदम हाथों में आ जाएगा, मुट्ठी में आपके आ जाएगा। फिर जब मुट्ठी खोलिएगा तब ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला बता दीजिए। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध प्यारे बच्चों
किससे है? तो आप कहेंगे कि सर श्रवण बेलगोला, आपको हम चैप्टर में पढ़ाए थे श्रवण बेलगोला के बारे में, और इसका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लास को सारे बच्चे शेयर कर देंगे, क्लास को सारे बच्चे ना शेयर कर देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 75% वाला प्रॉब्लम है, 75% हाजिरी मांगता है स्कूल में, 75% हाजिरी मांगता है। क्या 75% हाजिरी सुबह 7 बजे से मांगता है? हैं? बहुत सारे बच्चे सुबह 7 बजे वाला बैच में एब्सेंट रहते हैं, कहते हैं कि सर टाइम चेंज करिए। अरे भाई कौन सा टाइम रख दें? सुबह का 7 बजे वाला टाइम क्या बढ़िया नहीं है? कितना बढ़िया टाइम है बताओ, 9 बजे से स्कूल जाना होता है। लेकिन इस क्लास में भी बहुत सारे बच्चे गायब रहते हैं। कुछ बच्चे तो अभी तक सोए हुए होंगे कि चलो भाई एकदम नींद लेते हैं, बाद में देख लेंगे क्लास, ठीक है ना। और बाद वाला बाद में ही हो जाता है, ठीक है ना, बाद वाला बाद में ही हो जाता है। वो बाद 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 कहते कहते कितना बाद हो जाता है, और पता चलता है कि फिर परीक्षा आ गया, छूट गया, तैयारी ही नहीं हो पाया, ठीक है ना। फिर कहेंगे कि बाद में कि सर अब तो तैयारी ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम जो बच्चे आते हैं डेली, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, इस चीज का फायदा उठाइए कि आप लोग भाई एकदम मन से, तन मन से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? जल्दी से बताइए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? रामसीय शब्द अंकित करवाए थे, फटाफट से बताइए। ये सिक्का चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? शासक कौन थे? जवाब होगा अकबर थे। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला बता दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले। सर बिल्कुल, ये तो आसान है। कौन है? गुणाकर मूले। ये एकदम प्यारे बच्चों आसान प्रश्न है। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, फटाफट से बता दीजिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी से। कहां से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। भारतीय लिपियों की कहानी से यह लिया गया है, जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला बता दीजिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? वाह क्या बात है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? 13 नंबर क्वेश्चन। और मराठी भाषा हो, मैथिली भाषा हो, हिंदी भाषा हो, भोजपुरी भाषा हो, ये सब भाषा की लिपि है प्यारे बच्चों देवनागरी। तो जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। याद रहेगा ना? हाँ सर याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सिद्धम क्या है? 14 नंबर प्रश्न बता दीजिए कि सिद्धम क्या है। 14 नंबर प्रश्न बताइए कि सिद्धम क्या है। जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सिद्धम मंत्र है, सिद्धयोगी है, एक प्रकार की लिपि है। तो सिद्धम लिपि, आप लोग को हम कल पढ़ा रहे थे सिद्धम लिपि के बारे में, यानी कि सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये 15 नंबर कह रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? बताइए, देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। आपको पता है ना कि किसको दी गई है? 15 नंबर क्वेश्चन। देवनागरी, सॉरी देवनागरी हम बोल रहे थे। देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? और यह दिया गया है काशी को। कहा जाता है कि काशी क्या है? देवनागरी है, देवताओं की नगरी काशी है। काशी सुने है ना? चलिए टारगेट बोर्ड का लाडला, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। कल ही अपना परिवार प्यारे बच्चों होने वाला है 9 लाख का, कल ही, समझ गए। तो कल टारगेट बोर्ड के सारे टीम आएंगे और आराम से आपके सामने जश्न मनेगा। आराम से, आप लोग चिंता मत करिए, समझ गए ना। कल ही प्यारे बच्चों 900 के का अपना पूरा सब्सक्राइबर होने वाला है, ठीक है। सब लोगों को भाई दिल से धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? फटाफट से बताइए, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? 16 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए। ऐसा कहा था अल्वे रूनी ने, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। किसने कहा था? अल्वे रूनी ने कहा था। उसके बाद अमोघ वर्ष कौन था? बताइए,
ये सब प्यारे बच्चों हम कहानी में चर्चा किए थे जिस समय पढ़ा रहे थे। अमोघ वर्ष कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? अमोघ वर्ष प्यारे बच्चों एक क्या प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। अमोघ वर्ष कौन था? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, याद रहेगा ना, एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। आगे बता दीजिए 18 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बैंक देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। बताइए मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, जवाब क्या होगा? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतमा, हाँ जी बताइए बेतमा कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बेतमा कहाँ है? आपको कल बताए थे ना कि बेतमा पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि बेतमा कहाँ है, तो बेतमा है इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है, ठीक है ना, बेतमा इंदौर के पास है। आगे बताइए ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ईसानगर के विजयनगर के शासक जो थे, ईसानगर के विजयनगर के शासक जो थे, वो अपनी लेखों की लिपि को क्या कहे हैं? तो वो अपनी लेखों की लिपि को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं, नंदी नागरी, ठीक है ना, हाँ नंदी नागरी, ठीक है। ऐसे भी दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नंदी नागरी ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइए हिंदी लिपि लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? तो जवाब होगा खरोष्टी लिपि में। प्यारे बच्चों बताइए सही है ना? जवाब बताइए बी नंबर ऑप्शन। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करिए तो एक बार जल्दी से बी नंबर ऑप्शन, सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए बी नंबर ऑप्शन होगा सर, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ सर बी नंबर ऑप्शन होगा सर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बाबू, हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का, ठीक है ना। हिंदी लिखी जाती है खरोष्टी लिपि में, बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अरे भाई सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन लिखने में लगे हुए हैं, ए नंबर ऑप्शन लिखने में लगे हुए हैं। अच्छा ये नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन। हिंदी जो है ना वो खरोष्टी में नहीं बल्कि देवनागरी में ही लिखा जाता है, तो अपना जवाब बी नहीं प्यारे बच्चों बल्कि ए नंबर ऑप्शन होगा। हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी जो भाषाएं हैं, हिंदी, नेपाली, नेवारी और ये भोजपुरी, मैथिली, मराठी, ठीक है ना, ये सब लिखा जाता है देवनागरी में। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा जाता है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो जवाब क्या होगा? विजयनगर के जितने भी सारे राजा हुए सब नंदी नागरी लिपि, क्या होगा? नंदी नागरी लिपि, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला बता दीजिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? तो जवाब होगा 8वीं 11वीं सदी में, 8वीं 11वीं सदी में। 23 का सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 23 का सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? जवाब क्या होगा? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही हम लोग कहते थे नंदी नागरी, यही ना हो जाएगा। 24 का देख लीजिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 का प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन ही होगा ना, बिल्कुल सर ए नंबर ऑप्शन ही होगा, नंदी नागरी लिपि, ए नंबर ऑप्शन ही होगा, नंदी नागरी लिपि। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं, हम आपको बताए भी थे, अंग्रेजी की लिपि को क्या कहते हैं? जल्दी से एक बार बताइए, अंग्रेजी की लिपि को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तो लिखा जाता है देवनागरी में, अंग्रेजी के बारे में जरा बता दीजिए, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? जवाब क्या होगा? अंग्रेजी, अंग्रेजी रोमन, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन में, बिल्कुल सही है, रोमन लिपि। चलिए आगे बता दीजिए गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, याद है ना, गुणाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था। आगे बता दीजिए गुणाकर मूले का जन्म कहां हुआ था? ये बात हुई ना,
कब हुआ था और कहां हुआ था, ये प्यारे बच्चों याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। और इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के किस जिले में, जिला का नाम आप बता दीजिए। हम चलो भाई, राज्य का नाम हम बता दिए महाराष्ट्र, जिला का नाम आप बता दीजिए। महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था प्यारे बच्चों, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था, आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर अमरावती जिले में हुआ था। कहां पर, अमरावती। कितने बच्चों का आ रहा है, अमरावती जिला कितने बच्चों का आ रहा है, महाराष्ट्र के, हाँ अमरावती बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के अमरावती, है ना, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। 27 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है जिसमें पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, तो उस पुस्तक का नाम है अक्षर कथा। क्या नाम है, अक्षर कथा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देवनगर, डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपका जवाब डी नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन अगर बता रहे हैं तो भाई जवाब आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे बता दीजिए, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे, जवाब बताइए। तो गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या फिर 4500 से अधिक, तो जवाब क्या होगा, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर लगभग 2500 से अधिक निबंध लिखे। बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है, बी नंबर ऑप्शन किनका सही है भाई, जरा जल्दी से एक बार कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। हाँ सर बी नंबर ऑप्शन होगा सर। सर ये झारखंड बोर्ड के लिए भी है, झारखंड बोर्ड में अगर प्यारे बच्चों ये वाला किताब चलता है तो फिर है, झारखंड बोर्ड में शायद ये वाला किताब ना चलता होगा, झारखंड बोर्ड में ये किताब चलता है, अगर ये वाला किताब चलता है तो फिर पढ़ लीजिए। अगर ऐसे नागरी लिपि के बारे में पढ़ना हो, गुणाकर मूले का लिखा हुआ है तो आराम से पढ़ सकते हैं, अगर आपके सिलेबस में भी है नागरी लिपि तो, ठीक है ना। एक बच्चे हैं जो झारखंड बोर्ड से हैं, पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बताइए भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूले की, ये नंबर ऑप्शन सही होगा, भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना, याद रहेगा ना। चलिए आगे बता दीजिए, कहा जा रहा है इस्लामी शासक का आरंभ काल, इस्लामी शासक का आरंभ काल कौन सा है, तो इस्लामी शासक कब से यहां पर आए थे प्यारे बच्चों, जवाब हो जाएगा इस्लामी शासक 12वीं सदी से आए थे, जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, इस्लामी शासक 12वीं सदी से। अच्छा कम से कम 2-3 इस्लामी शासक का नाम बताइए तो आप लोग, 2-3 इस्लामी शासक का नाम जिसका की चर्चा भी हुआ है किताब में, चैप्टर में चर्चा हुआ है, तो 2-3 इस्लामी शासक का नाम बताइए, मुसलमान शासक का नाम, इस्लाम शासक का नाम बता दीजिए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन बच्चे बताते हैं, फटाफट से बताइए, 2-3 इस्लाम शासक का नाम बता दो। अभी तक तो किसी बच्चे का नहीं आया है भाई, अभी तक किसी बच्चे का नहीं आया है। अरे भाई मुगल तो सम्राट, अकबर, अकबर बिल्कुल सही है, मोहम्मद गजनी सही है, हुमायूं बिल्कुल सही है, और क्या है, शाहजहां, चलो भाई ये भी सही है बिल्कुल। तुमने तो मुगल वंश का पूरा एकदम हुलिया ही उखेड़ दिया है भाई पूरा, समझ गए ना। अगर आप प्यारे बच्चों इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है ना, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, बाबर आया था शुरू में, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब 100 भाई था, औरंगजेब, जब आप पढ़ेंगे ना इतिहास, प्राचीन इतिहास या मिडिल इतिहास पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि औरंगजेब 100 भाई था, और औरंगजेब अपने 99 भाइयों को हत्या कर दिया, सोचिए गद्दी के लिए, ठीक है ना। औरंगजेब जो था वो अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया सिर्फ अपने गद्दी के लिए, कि भाई गद्दी पर तो हम ही बैठेंगे, और तब जाकर के औरंगजेब क्या बना था, राजा, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए,
गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। 32 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बता दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई, तो जवाब आपका क्या होगा? अरे भाई अभी तो बताए थे ना कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु अभी से कितना साल पहले हुआ है? 14 साल पहले, यानी कि 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 2009 में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? जवाब क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो जवाब होगा दक्षिण भारत से मिलते हैं, सी नंबर ऑप्शन होगा 33 का, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। अगला बता दीजिए भाई, कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? ये प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो जवाब होगा 1020 ईस्वी का है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का। आगे कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से, देखिए यहां पर दक्षिण भारत नहीं कहा जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको क्या बताए थे कि अगर प्यारे बच्चों दक्षिण भारत पूछ दे, अगर दक्षिण भारत पूछ दे तो दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख हमें 8वीं सदी से मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत से 9वीं सदी से मिलता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, निबंध के लेखक कौन है? कौन सा निबंध है? ये जो नागरी लिपि निबंध है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक हैं प्यारे बच्चों गुणाकर मूल्य, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इस निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, ध्यान रखिएगा। आगे है 37 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब भाषाएं हैं प्यारे बच्चों उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, तो ये जवाब होगा दक्षिण भारत की। क्या जवाब होगा? दक्षिण भारत की। 37 का डी ऑप्शन सही होगा। 37 का डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि तमिल बोला जाता है तमिलनाडु में, ठीक है ना, कन्नड़ बोला जाता है कनाडा में, तो कर्नाटक इस समय चले जाइएगा तो आराम से वो सब भाषा आपको मिल जाएगा। चलिए, रामायण की रचना किस भाषा में है? बता दीजिए। ये तो सबको पता होगा ना, वाल्मीकि रामायण। देखिएगा, रामायण दो तरीका का है प्यारे बच्चों, एक तो है वाल्मीकि रामायण। क्या है? वाल्मीकि रामायण, ठीक है ना। एक है वाल्मीकि और एक है तुलसीदास जी का रामायण, ठीक है ना, तुलसीदास जी का रामायण। पहले जो रामायण लिखा गया था वो वाल्मीकि रामायण लिखा गया, तुलसीदास का रामायण तो कलयुग के शुरुआत में लिखा गया, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी का जो रामायण है ये है प्यारे बच्चों हिंदी भाषा में। किस भाषा में है? हिंदी में। और वाल्मीकि का जो रामायण है ये है संस्कृत में। किस चीज में? संस्कृत में। तो जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। रामायण की रचना, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का चर्चा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी के रामायण का। तो 38 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि कौन सी विद्या है भाई? कहानी है, भाषण है, कविता है, निबंध है, साक्षात्कार है, क्या है? तो आप कहेंगे कि सर नागरी लिपि एक निबंध है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं, सी ऑप्शन होगा। 40 का सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है, नंदी नागरी ही कहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो देवनागरी। उत्तर भारत की नागरी लिपि को देवनागरी और दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बताइए, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? 41 नंबर क्वेश्चन, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो जवाब होगा प्यारे बच्चों कौन सा? पद्मावत, रामचरितमानस तो नहीं होगा, इसमें तो रामायण लिखा गया है। चाहे पद्मावत, अकबरनामा हो सकता है, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए तो 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 41 का ए ऑप्शन सही होगा क्या? 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच ना, भारत यूरोप के बीच बताया है शाहनामा। भारत यूरोप के बीच बताया है शाहनामा, बी ऑप्शन सही होगा। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 41 का प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बता दीजिए, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है?
42 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए सही जवाब कौन सा होगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो जवाब होगा तमिल। तमिल, ध्यान रखिएगा। आगे है सरहपाद की कृति है। वाह क्या बात है, ये वाला क्वेश्चन एकदम मस्ट वीवीआई है, इसको भी ना आप लोग एकदम MVVI कर लीजिए। सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश सरहपाद की रचना है। आपको कल भी बताए थे कि दोहा कोश सरहपाद की रचना है। आगे बताइए 44 नंबर क्वेश्चन है कि दोहा कोश किनकी रचना है। देखिए उसी क्वेश्चन को ना बस उलट करके पूछा जा रहा है कि दोहा कोश किनकी रचना है। दोहा कोश किनकी रचना है? तो जवाब होगा दोहा कोश सरहपाद की रचना है। किनकी? सरहपाद की रचना है। आगे बताइए हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, बिहारी लाल, अमीर खुसरो या फिर चंदवरदाई। 45 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी के आदि कवि में सरहपाद का ही नाम आता है। किनका? सरहपाद का ही नाम आता है। डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे अब देख लीजिए 45 क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा जो जनरल क्वेश्चन था वो प्यारे बच्चों 45 कंप्लीट हो गया। आप हमें ये बताइए कि प्यारे बच्चों 45 में आपका कितना सही हुआ, कितना स्कोर आया आपका 45 में? 45 में कितना नंबर लाने की क्षमता है आप में? जल्दी से बता दीजिए एक बार। 45 में कितना नंबर लाए हैं ये बता दीजिए ना। 45 में आप कितना नंबर लाए हैं ये बता दीजिए हमें। 40, वाह क्या बात है। 40, 40 आया है सर, बिल्कुल सही है यार। 43, 41, 36, 35, वाह। अरे एक बच्चे का 20 भी आ रहा है। 20 सही हुआ है क्या सचमुच में? अगर 20 सही हुआ है तो भाई आपकी स्थिति बहुत खराब है, आप थोड़ा मेहनत करिए ज्यादा, ठीक है ना। अगर 20 सही हुआ है तो आपका मेहनत करने का कैपेसिटी कम है, आप मेहनत ज्यादा करिए, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। सारे अधिकांश बच्चों का तो 40 प्लस ही दिख रहा है, ठीक है ना, 40 प्लस ही दिख रहा है अधिकांश बच्चों का। चलिए भाई आप लोग इतना मेहनत से पढ़े, इतना ध्यान से पढ़े, एकदम दिल लगा करके, मन लगा करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन बैंक में। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक का सबसे पहला क्वेश्चन है 2021 परीक्षा में पूछा गया है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? जवाब होगा गुणाकर मूले की रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो जवाब होगा गुणाकर मूले की रचना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? अरे भाई चाहे नेपाली हो गया, चाहे नेवारी हो गया, चाहे मैथिली हो गया, चाहे मराठी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे भोजपुरी हो गया, ये सब लिखा जाता है देवनागरी में। तो नेवारी भाषाएं भी लिखी जाती है देवनागरी में। आगे कह रहा है 21 और 22 दोनों साल ये पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता है गुणाकर मूले, ठीक है ना। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता है गुणाकर मूले। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल सर। आगे बताइए हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां। अब हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां कहने का मतलब हिंदी, हिंदी के अलावा हम लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी, भोजपुरी के अलावा मगही, मगही के अलावा मैथिली, मैथिली के अलावा मराठी, बिहार में सब भाषा बोला जाता है। तो ये सब होता है हिंदी और इसकी विविध बोलियां, मिलती जुलती बोलियां। तो हिंदी और इसकी विविध बोलियां लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, आपको तो हम बता ही चुके हैं ना। तो चौथा का ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता दिए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसी में से टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि के लेखक हैं, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। 2019 में भी पूछा गया और 2020 का भी एक क्वेश्चन है, दो साल लगातार पूछा गया है। चलिए आगे बता दीजिए आप, आगे आप बता दीजिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, है ना। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है? ठीक है ना, दोहा कोश किसकी रचना है? फटाफट से बताइए। तो दोहा कोश रचना है सरहपाद की। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए ना जितना क्वेश्चन बताए हैं उतना ही में से रहेगा, अलग से एक भी नहीं। रामायण की रचना किस भाषा में? अभी हम आपको पूछे थे कुछ समय पहले, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? लीजिए ये वाला भी क्वेश्चन आ गया, 2020 में पूछा गया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ये एक निबंध है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सभी भाषाएं हैं प्यारे बच्चों, तो ये सभी भाषाएं हैं दक्षिण भारत की भाषा है ना, तो जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, ये सभी दक्षिण भारत की भाषा है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक हैं प्यारे बच्चों गुणाकर मूले, यानी कि नागरी लिपि निबंध के लेखक गुणाकर मूले हैं। आगे कह रहा है सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति कौन सी है? तो दोहा कोश सरहपाद की कृति है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। बताए थे कि नहीं बताए थे? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, बताए थे ना। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी लिखी जाती है, फटाफट से बताइए, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो जवाब होगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बताइए, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित होते हैं? तो वो नागरी लिपि में अंकित होते हैं ना, देवनागरी लिपि में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए ना कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है आपके मैट्रिक परीक्षा में। अगर आप बढ़िया से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको ये खुशी होना चाहिए कि अरे भाई हम तो सब बना रहे हैं, हम तो सब बना रहे हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत नहीं हो रहा, ये तो खुशी होना चाहिए आपको। समझ गए? आगे बता दीजिए, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? अपने लेखों की लिपि को कहा है नंदी नागरी। क्या कहा है? नंदी नागरी, ए ऑप्शन सही होगा, 2019 का प्रश्न है। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में अगर आइएगा तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 9वीं सदी से मिलते हैं ना, उत्तर भारत से 9वीं सदी, सी ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिलते हैं दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत से, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ दक्षिण भारत से। अगला बता दीजिए, 17 का सी तो बता ही रहे हैं ना। अगला बता दीजिए, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो जवाब क्या होगा? बेतमा दान पत्र है 1020 ईस्वी का। कब का? 1020 ईस्वी का, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बेतमा दान पत्र है 1020 ईस्वी का। आगे बताइए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो एकदम आसान प्रश्न है कि देवनागरी में लिखी जाती है। बताइए, इसमें तो नो डाउट देवनागरी में लिखी जाती है। आगे कह रहा है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के लेख भी हैं प्यारे बच्चों नंदी नागरी लिपि में। किस लिपि में है? नंदी नागरी। नंदी नागरी को तो देवनागरी कहा जाता है, नागरी लिपि कहा जाता है, तो 21 का डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला, परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? बिल्कुल प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? कहां के? परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? धारा नगरी के, बिल्कुल सही है, धारा नगरी के, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अभी प्यारे बच्चों 2023 वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हाल फिलहाल में अभी पूछा गया है परीक्षा में। बताइए, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? देखिए किस तरीके से 2023 में आपको दिमाग घुमाने के लिए उलट करके सवाल पूछा। किस शासक ने अपने सिक्कों पर रामसीय शब्द लिखे? तो जवाब हो जाएगा अकबर ने, जवाब हो जाएगा अकबर ने, बादशाह अकबर ने, यहां बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय व्यक्तिगत नाम देव था ना, तो देव था प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। एकदम आसान प्रश्न, सब कुछ बता चुके हैं चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद है कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो श्रवण बेलगोला जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है ना, बताइए तो। तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा, श्रवण बेलगोला जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। याद है कि भूल गए? याद है सर, बिल्कुल याद है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अब चौथा नंबर कह रहा है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन सा शासक जो है वो अपने विदानुराग के लिए प्रसिद्ध है? तो भोज, राजा भोज। ठीक है ना। एक कहावत भी है, कहां राजा भोज कहां गांगू तेली, ये वाला आप लोग कहावत सुने होंगे। ठीक है ना, कहां राजा भोज कहां गांगू तेली, और छुछुंदर कहे कि हमरो सर पर चमेली। समझ गए? इस प्रकार से करके कुछ है, हम शायद गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से भोज है। तो भोज बहुत बड़े राजा थे। ठीक है ना, परमार शासक भोज।
आगे कह रहा है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है, बताइए। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो नेवाली, नेपाली, मराठी ये सब का भाषा है देवनागरी। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? तो नागरी लिपि लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो अब बताइए प्यारे बच्चों कि लगभग हम आपसे कितना क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन ये करवा दिए और 6 क्वेश्चन इधर ये करवा दिए, 22 से 6 28, यानी कि 28 क्वेश्चन हम आपको बता दिए क्वेश्चन बैंक का। इस 28 में से कितना सही किए हैं बताइए तो। इस 28 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए। 28 में 25, वाह क्या बात है। 28 में 27, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 28 में 28, वाह, कुछ बच्चे का तो 28 में 28 है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग का परफॉर्मेंस रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब एक चैप्टर और पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, छठा चैप्टर है, एक चैप्टर और हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे गद्य खंड में। तो छठा चैप्टर है अमरकांत का, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों बहादुर। बहुत ही जबरदस्त ये कहानी है, बहादुर के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहादुर सचमुच में एक बहादुर लड़का था। और इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि गरीबी क्या होता है, ठीक है ना, गरीबी क्या होता है, गरीबी के कारण अगर कोई आदमी किसी दूसरे घर में नौकर रहता है तो उसका क्या स्थिति होता है, ये सब कुछ प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से बहादुर चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल से अपना बहादुर चैप्टर होगा, हिंदी का छठा नंबर चैप्टर, हिंदी का छठा नंबर चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पैनल पीडीएफ आपको कल शाम वाला भी और ये वाला भी दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ये बताइए क्लास कैसा लगा। अगर प्यारे बच्चों क्लास आपको अच्छा लगा हो तो शेयर तो और लाइक तो बनता है। बहुत सारे बच्चे अभी भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सोचिए क्लास खत्म होने वाला है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं। तो वैसे बच्चों से मेरा भाई रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से क्लास को क्या करें, लाइक कर दे, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया। चिंता काहे कर रहे हो भाई, सारा सिलेबस एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, समझ गए ना, चिंता बिल्कुल मत करिए। और एप्लीकेशन पर ना हम लगातार संस्कृत का क्लास लेंगे, समझ गए, बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करिए। चलिए, तो आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एकदम चैप्टर 6 के साथ। किसके साथ? चैप्टर 6 के साथ, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।